24 दिसंबर 1999 का दिन था। सब कुछ आम दिन की तरह लग रहा था। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC814 काठमांडू से न्यू दिल्ली के लिए उड़ान भर चुकी थी। फ्लाइट में 176 पैसेंजर्स थे और क्रू मेंबर्स थे। हर कोई अपनी मंजिल पर पहुंचने के सफर को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि आज का सफर उनके लिए लाइफ का सबसे बड़ा मेमोरेबल बनने वाला था। उनका ये सपना एक खौफनाक सपने में बदल गया जब 5 आतंकवादियों ने प्लेन को हाईजैक कर लिया। कुछ ही देर बाद जब प्लेन इंडियन एयर स्पेस में था, 5 हाईजैकर्स जो अलग अलग देश की फेक आइडेंटिटी के साथ फ्लाइट में बैठे थे और उन्होंने अपने अपने चाकू निकाल लिए। वो चिल्लाने लगे और फ्लाइट के क्रू मेंबर्स को धमकाने लगे। उन्होंने पायलट को गन पॉइंट पे ले लिया और प्लेन को लाहौर यानी कि पाकिस्तान ले जाने के लिए बोला। फिर आगे जो हुआ वो शायद हम सोच भी नहीं सकते और ना इमेजिन कर सकते हैं। हाईजैकर्स ने जैसे ही प्लेन को कंट्रोल में लिया, उन्होंने अपने चाकू और हैंड ग्रेनेड्स निकाल लिए। प्लेन के अंदर घंटी बज चुकी थी एक बड़ी ट्रेजेडी की। इन 5 आतंकवादियों के नाम थे इब्राहिम अतहर, शाकिर, सनी अहमद काजी, जाहिद अल शेख और मिस्त्री ज़हूर इब्राहिम। इन सबका अपना अपना रोल था इस ऑपरेशन में और इन्होंने काफी प्लानिंग के साथ इसको हाईजैक किया था। तो आइए पहले इस पर बात कर लेते हैं कि कौन से हाईजैकर का, कौन से टेररिस्ट का आखिर रोल क्या था उस हाईजैकिंग के अंदर। तो पहला था इब्राहिम अतहर, जो कि इस ऑपरेशन का लीडर था। इब्राहिम अतहर मौलाना मसूद अजहर का छोटा भाई था और उसका मकसद था अपने भाई मसूद अजहर को इंडियन कस्टडी से निकलवाना। इब्राहिम ने ही हाईजैकर्स को लीड किया और नेगोशिएशंस में अपनी डिमांड्स को रखने का जिम्मा भी उठाया। उसने ही प्लान को अफगानिस्तान डाइवर्ट करने का ऑर्डर भी दिया था और तालिबान के साथ कॉन्टेक्ट बनाने की कोशिश भी की। इसके बाद आता है शाकिर। शाकिर ने हाईजैकर्स का नेविगेटर का काम किया। उसका काम हाईजैकर्स को ज्योग्राफिकल सिचुएशन के बारे में गाइड करना था और पायलट के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व था जब प्लेन को कंट्रोल किया गया। तीसरा आतंकवादी था सनी अहमद काजी। सनी अहमद काजी का जो रोल था वो था प्लेन के अंदर पैसेंजर्स और क्रू को कंट्रोल में रखना। उसने पैसेंजर्स पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने के लिए उन्हें बार बार धमकियां दी और आतंक का माहौल क्रिएट किया। उसने हाईजैकर्स का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट पैसेंजर्स के साथ बनाया और उनको कंट्रोल में रखने का काम भी किया। इसके बाद जाहिद अल शेख, जो कि पाकिस्तान से था और उसका रोल था हाईजैकर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। उसने इंश्योर किया कि हाईजैकर्स के वेपन सेफ रहें और अगर जरूरत पड़े तो प्लेन के अंदर किसी भी रेजिस्टेंट को तुरंत काउंटर कर सके। उसने पैसेंजर्स के बीच कोई भी रिबेलियन को अवॉइड करने का काम किया। इसके बाद जो आखिर था वो था मिस्त्री ज़हूर इब्राहिम। इसका रोल था हाईजैकर्स के वेपन्स को हैंडल करना। उसने इंश्योर किया कि हाईजैकर्स के पास अवेलेबल वेपन्स प्रॉपर्ली फंक्शन में रहे और किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में हाईजैकर्स को वेपन्स यूज करने में कोई भी कैसी भी दिक्कत ना आए। तो अब इनके रोल्स के बाद समझते हैं कि आखिर उस प्लेन में हुआ क्या था। तो जब प्लेन लाहौर पहुंचा तो पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने प्लेन को लैंड करने से साफ मना कर दिया। ये उनका एक डिप्लोमेटिक डिसीजन था क्योंकि उन्होंने हाईजैकर्स के डिमांड को डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करना चाहा। इस वजह से हाईजैकर्स ने प्लेन को वापस से अफगानिस्तान की तरफ डाइवर्ट कर दिया। इस टाइम तक पैसेंजर्स को पता नहीं था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। प्लेन को अफगानिस्तान के कंदाहार में लैंड कराया गया जो उस समय तालिबान के कब्जे में था। तालिबान ने ऑफिशियली प्लेन के हाईजैकर्स को सपोर्ट नहीं किया, लेकिन उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन करने के लिए रास्ता जरूर निकाल लिया था। ये एक ट्रिकी सिचुएशन थी क्योंकि कंदाहार तालिबान का स्ट्रॉन्ग होल्ड था और इंडियन अथॉरिटीज के पास लिमिटेड टाइम और रिसोर्सेज थे। कंदाहार एयर स्ट्रिप पर जो हालत थी वो काफी ज्यादा टेंशन भरी थी। बाहर तालिबान के आर्म्ड फाइटर्स थे और प्लेन के अंदर पैसेंजर्स जो बिना पानी, बिना खाना और बिना मेडिसिन के कई दिन गुजारने पड़ रहे थे। हाईजैकर्स के डिमांड सिंपल नहीं थी। उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से 3 बड़े डिमांड रखे थे। पहला, उन्होंने मौलाना मसूद अजहर को रिलीज करने को कहा जो एक खतरनाक टेररिस्ट था और उस वक्त इंडियन कस्टडी में था। दूसरा, उन्होंने एक और डेंजरस टेररिस्ट अहमद उमर सईद शेख को रिलीज करने की डिमांड की और तीसरा, उन्होंने $200 मिलियन की डिमांड की। इंडियन गवर्नमेंट के लिए ये एक इम्पॉसिबल सिचुएशन थी। एक तरफ 176 लोगों की जान दांव पर लगी हुई थी तो दूसरी तरफ ये डेंजरस टेररिस्ट को रिलीज करना देश के लिए और बड़ा खतरा हो सकता था। तो फिर होना क्या था? इस मुश्किल सिचुएशन में इंडियन गवर्नमेंट ने सबसे पहले अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स को एक्टिवेट किया। उन्होंने तालिबान के साथ नेगोशिएशंस शुरू किए, लेकिन तालिबान काफी चालाकी से अपने फायदे के लिए सिचुएशन को खींच रहे थे। इंडियन अथॉरिटीज को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे हाईजैकर्स की डिमांड को टैकल किया जाए। वक्त निकलता जा रहा था और प्लेन के अंदर पैसेंजर्स का पेशेंस भी अब टूटने लगा था। कंधार के मैदान में सिर्फ एक गेम नहीं खेला जा रहा था, तालिबान एक डबल गेम खेल रहा था। एक तरफ वो इंडियन
इंडियन गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशंस करने में इन्वॉल्व था, तो दूसरी तरफ उन्होंने प्लेन के हाईजैकर्स को इनडायरेक्टली सपोर्ट करने का भी काम किया। प्लेन के आसपास तालिबान के आर्म्ड मैन दिखाई देने लगे थे। इतना सब कुछ होने के बाद एक बात तो तय थी कि इंडिया के ऊपर अब इंटरनेशनल प्रेशर भी था। तो फिर इंडियन गवर्नमेंट पर जब इंटरनेशनल प्रेशर भी बढ़ रहा था, तो मीडिया और दुनिया भर के लोग इस सिचुएशन को क्लोजली फॉलो कर रहे थे। पैसेंजर्स के रिलेटिवली हर रोज अपनी सरकार से अपने फैमिली मेंबर्स को सेफ वापस लाने की गुहार लगा रहे थे। नेगोशिएशंस की हर मीटिंग एक नया ट्विस्ट लाता, लेकिन हाईजैकर्स अपने डिमांड से 1 इंच भी पीछे नहीं हट रहे थे और ना इंडियन गवर्नमेंट को कुछ समझ आ रहा था। तो फाइनली जब कुछ नहीं दिखा, तो तब जाकर इंडियन गवर्नमेंट को कोई रास्ता नहीं दिखा, तब जाके गवर्नमेंट को हाईजैकर्स के डिमांड के आगे झुकना पड़ा। 31 दिसंबर 1999 को मौलाना मसूद अजहर को इंडियन जेल से रिलीज कर दिया गया। अहमद उमर सईद शेख और उनके जो टेररिस्ट थे उनको भी छोड़ दिया गया। ये एक ऐसा डिसीजन था जो इंडिया के लिए फ्यूचर में काफी मुश्किलें खड़ी करने वाला था, लेकिन उस वक्त तक इंडियन गवर्नमेंट के पास पैसेंजर्स की सेफ्टी को एंश्योर करना ही सबसे बड़ा कदम। तो जब हाईजैकर्स को पता चला कि उनकी डिमांड्स पूरी हो गई हैं, तब उन्होंने पैसेंजर्स को छोड़ दिया। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती है। इस हाईजैक के बाद मौलाना मसूद अजहर ने जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन की स्थापना की, जो आने वाले समय में कई बड़े आतंकवादी हमलों का जिम्मेदार बना, इंक्लूडिंग 2001 का इंडियन पार्लियामेंट अटैक और 2019 का पुलवामा अटैक भी इसी ने ही करवाया था। आप इस हाईजैकिंग के बारे में क्या समझते हैं? क्या गवर्नमेंट कुछ और कदम ले सकती थी या नहीं ले सकती? तो अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।